नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को सर्वविदित है कि इस चैनल के माध्यम से उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा विषय राजनीति विज्ञान की यहाँ पर मैंने क्लासेस प्रारंभ की हैं। आज इसी कड़ी में आप लोगों के सामने अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र से संबंधित यहाँ पर मॉक टेस्ट आप लोगों के सामने मैं रखने जा रहा हूँ। इससे पूर्व 2 मॉक टेस्ट आ चुके हैं, आज का तीसरा मॉक टेस्ट है। मेरे साथ इन मॉक टेस्टों को बनाते हुए चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन की जो श्रृंखला रहेगी वो आपके 51 से ऊपर की तरफ को रहेंगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 51वें नंबर का प्रश्न है, जिसे भी आता है इसका आंसर दीजिए। तो मैं इस प्रश्न का विस्तार में आंसर दूंगा और आप लोग इसे देखना है तो इसमें बने रहिए, और जिसे लगता है कि ये वीडियो मेरे किसी काम की नहीं है तो वो इससे एग्जिट हो जाइए। देखिए, संयुक्त राष्ट्र के किस अंग को विश्व का थिंक टैंक कहा जाता है? यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। सुरक्षा परिषद दिखाई दे रहा है, ECOSOC, या महासभा कहा जाता है, या सचिवालय। चलिए, जिसे भी आता है वो बताइए। चलिए दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है, अगर आपने पिक कर लिया होगा, तो वो आपका ECOSOC, हम जिसे इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल के नाम से जानते हैं, तो इसको विश्व का क्या कहा जाता है? थिंक टैंक के रूप में इसे जाना जाता है, क्योंकि आर्थिक हो गया या सामाजिक दृष्टिकोण से देखें या सांस्कृतिक या शैक्षिक, या फिर अगर मैं बात करूं ये स्वास्थ्य संबंधी जो मामले होते हैं उन पे नीतियां बनाता है। याद देखिएगा किस चीज़ पे ये नीतियां बनाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व का जो थिंक टैंक जिसे कहा जाता है वो किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, किन चीज़ों की से रिलेट है, ये रिलेट करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि भैया ये आर्थिक मामलों की भी बात करता है, सामाजिक मामलों की भी बात करता है, सांस्कृतिक हो गया, शैक्षिक हो गया, और साथ ही स्वास्थ्य संबंधी जितने भी मामले हैं उन पर ये विस्तार पूर्वक क्या करता है, नीतियाँ बनाता है और दिशा निर्देश ये देता है। और इस के अंतर्गत जो सदस्य संख्या होती है, कितने देश इसमें प्रतिभाग करते हैं, कितने देश इसके अंतर्गत सदस्यता रहती है, तो आपको बता दूं इसमें आपके 54 देश इसमें क्या होते हैं, इसके सदस्य के रूप में होते हैं। और इसमें जो सदस्य देश जो होते हैं ना, 54 सदस्य देशों की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो इनका जो कार्यकाल होता है सिर्फ 3 वर्ष का इनका क्या होता है, कार्यकाल होता है। और संयुक्त राष्ट्र की ये क्या है, एक विशेष एजेंसी के रूप में, जैसे हमने आपने देखा है यूनेस्को की हमने बात करी थी, WHO की बात करी थी, ILO की बात करी थी, और साथ ही FAO की बात करी थी। तो ये क्या है, इसके समन्वय का एक हिस्सा है। जिस तरीके से ये संगठन या ये एजेंसियां काम करते हैं पूरे विश्व भर में, उसी तरीके से इकोनॉमिक्स एंड सोशल जो काउंसिल की मैंने जो बात करी, तो ये भी इसी की तरह ये कार्य करता है। और ये वैश्विक स्तर पर बेसिकली इसका जो मेन फोकस रहता है ना दोस्तों, इसका जो मेन फोकस रहता है, जैसे वैश्विक स्तर पर जिस तरीके से गरीबी उन्मूलन को है, जो गरीब है तो उनको कहीं ना कहीं उच्च स्तर पर उठाना या उनकी दैनिक स्थिति को सुधारना है, वहाँ पर खाद्य सामग्री को उपलब्ध कराना है, और साथ ही जो शिक्षा के क्षेत्र में जो भी सुधार हो, चाहे वो लैंगिक सुधार हो या समानता का या सशक्त विकास, ये जो भी आदि जो लक्ष्य है ना, इन लक्ष्यों पर ये क्या कहता है, अपनी पैनी निगाहें यहाँ पर टिकाए रहता है और इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका ये निर्वाह करता है। ठीक है, अब बात करते हैं 52वें नंबर का प्रश्न। कहता है कि संयुक्त राष्ट्र की शांति स्थापना का प्रयोग कब शुरू हुआ था? हम बात कर रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र की शांति स्थापना सेना का प्रयोग कब किया गया था। और फोर्सेस की हम अगर बात करें तो 1945 या 1948 या 1950, 1955, तो बता सकते हैं ये कब किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप लोगों ने इसका आंसर पिक कर लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका साल था आपका 1939, ऑप्शन बी एज ए राइट आंसर है। तो ये जो संयुक्त राष्ट्र शांति सेना पहल का जो प्रयोग किया गया था, पूर्व में जो इसको कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट को ये लाया गया था ना, 1948 को इसको लाया गया था, क्योंकि जिस समय फिलीपीन इसका जो प्रयोग किया गया था, अगर मैं बात करूँ फिलिस्तीन में ये इसका प्रयोग किया गया था, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जो टूरिस्ट जो है तो उसके ऑर्गेनाइजेशन की जब मैं बात करता हूँ, तो उन्होंने कहा था कि शांति सेना का उद्देश्य युद्ध विराम की निगरानी करना या फिर शांति समझौतों को उनका पालन कराना और नागरिकों को सुरक्षा प्राथमिकता इसमें दी गई है। और शांति सेना में क्या होता है, सैनिक जो होते हैं संयुक्त राष्ट्र के पास नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं, जितने भी जो सदस्य देश होते हैं तो उनसे मांगे जाते हैं। ये नहीं कि आप कहोगे कि संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत ही एक अलग से सेना होगी, ये नहीं। तो ये अलग अलग देश, जैसे कि भारत ने भी आप देखोगे तो भारत ने भी 1995 में हो गया, उसने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिलिस्तीन में भी अपने सैनिक इन्होंने भेजे थे सॉरी। और साथ ही अगर हम बात करें
तो जो सदस्य देशों के द्वारा इनको मांगे जाते हैं, इन सैनिकों की अगर मैं बात करूँ तो हेलमेट का जो रंग होता है, कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा जो संयुक्त राष्ट्र सेना का जो सैनिक होते हैं उनका रंग किस प्रकार का होता है, कौन से रंग का वो प्रतीक के रूप में माना जाता है। तो जो उनका हेलमेट होता है ना दोस्तों, उसमें नीला रंग प्रतीत होता है, और जो उसका ब्लू हेलमेट इसे कहा जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि इन्हें ब्लू हेलमेट के नाम से भी जाना जाता है। और संयुक्त राष्ट्र की जब मैं बात कर रहा हूँ, मैंने जब भारत की बात करी, भारत भी संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में भी सक्रिय योगदान देने वाला देशों में से ये एक अग्रणी देश ये रहा है, तो याद रखिएगा, ठीक है। अब 53 नंबर का प्रश्न आप यहाँ पर देख पा रहे हो, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना बल में भारत की क्या भूमिका रही है। तो आपको ये बताना है, क्वेश्चन पूछा गया है, केवल सेना भेजता था, केवल वित्तीय सहायता करता था, या फिर सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक है, या इसमें कोई भी भूमिका इसकी नहीं है। तो चलिए भारत के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो आप लोगों को ये क्वेश्चन आना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर आप लोगों ने अगर पिक कर लिया होगा, तो मुझे लगता है अगर जिस बच्चे ने संयुक्त राष्ट्र को पढ़ा होगा तो निश्चित रूप में वो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है ना, कोई भी क्वेश्चन वो गिव अप नहीं कर रहा होगा, सारे क्वेश्चन को ही वो बना रहा होगा। तो इसका जो सही उत्तर है, ये सबसे बड़ा योगदानकर्ता में से एक ये रहा है, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि भारत संयुक्त राष्ट्र शक्ति मिशनों में सबसे बड़ा सैनिक योगदानकर्ता में ये रहा है, सैनिकों के योगदानकर्ताओं में से एक भारत रहा है। भारत ने अगर मैं बात करूँ 1900 वो एक दशक था जब 1950 में क्या करा था, शांति सेना का हिस्सा ये बना, अफ्रीका और साथ ही जो एशिया के कई देशों में इसने सैनिक भेजे थे। और अगर मैं बात करूँ भारतीय सैनिकों की जो अनुशासन और साहस है, और साथ ही उसमें जो मानवीय भाव, जो सेवा का समर्पण होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी बहुत ढेर सारी सराहना हमेशा की जाती है। मैं आपको बता दूं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसी संयुक्त राष्ट्र सेना का मेरे पिताजी भी वहाँ पर इसका हिस्सा रहे, मेजर के पद पर उस समय वो थे, तो उस समय वो इस सेना का हिस्सा रहे थे। सोमालिया हो गया, आपके अफ्रीका में भी उन्होंने इस सेना का प्रतिनिधित्व किया था। और साथ ही अगर मैं बात करूं तो उनका जो कैप थी ब्लू कलर की, वो उनकी पूरी ड्रेस थी, तो ठीक है, तो वो ड्रेस आज हमारे पास है। तो मैं ये बात आई तो इसमें मैंने आपके सामने रख दिया। तो बेसिकली मैंने जो कहा कि भारतीय सैनिकों में क्या है, एक अनुशासन होता है, और कहीं ना कहीं वो सेवा का जो मानवीय सेवा होती है ना हमारे भारत के सैनिकों में, तो वो है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसने बहुत ढेर सारे सराहनीय कार्य भी ये किया, और भारत की भागीदारी हमेशा यही दर्शाती रही है कि वो वैश्विक शांति और साथ ही सहयोग और सक्रिय रूप में वो हमेशा क्या करता है, अपना योगदान देता है, ठीक है। अब बात करेंगे 54 नंबर का प्रश्न है, यह कहता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। 3, 4, 5, 6 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो बता सकते हैं कितनी है, मैंने आपको पूर्व में भी बताया था। तो दोस्तों इसमें जब हमने कहा कि स्थायी सदस्यों की संख्या की बात कर रहे हैं, तो स्थायी सदस्यों की संख्या तो 5 थी, 5 देश इसमें अपने जो 5 देशों को मिलकर इसमें क्या है, इसकी स्थायी सदस्यता के रूप में है। तो स्थायी सदस्यता अगर परमानेंट मेंबर इसमें 5 हैं, तो जैसे अमेरिका के हो गए, रूस के हो गए, पूर्व सोवियत संघ की जो मैंने बात करी, तो चीन हो गया, और ब्रिटेन हो गया, और फ्रांस हो गया। याद रखिएगा, पुनः मैं आपको एक बार इसको रिपीट करता हूँ, अमेरिका हो गया, रूस हो गया, चीन हो गया, ब्रिटेन हो गया, और फ्रांस, ये 5 देश के हैं इस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की क्या स्थायी सदस्य के रूप में है। और इन्हें विशेषकर अगर मैं बात करूँ विशेषाधिकार इनको प्राप्त है, क्योंकि वीटो पावर इनको प्राप्त होती है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो अस्थायी सदस्यों की अगर मैंने बात करी थी, टोटल पूरे अगर संयुक्त राष्ट्र परिषद की अगर मैं सदस्यों की टोटल सदस्यों की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर आपके 15 होती हैं, 10 तो अस्थायी होते हैं, और 5 क्या है, क्या स्थायी सदस्य होते हैं, अस्थायी 10 होते हैं। और जो अस्थायी सदस्य होते हैं जो महासभा के, तो इनका जो कार्यकाल होता है वो आपके 2 वर्षों का होता है, और जो स्थायी सदस्य होते हैं उनके 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और सुरक्षा परिषद का जो मुख्य बेसिकली जो कार्य होता है वो आपके विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखना, इसका क्या है, महत्वपूर्ण ये कार्य होता है, ठीक है। 55 नंबर के प्रश्न की तरफ हम अग्रसर होते हैं। वीटो पावर का अर्थ क्या है। तो स्थायी सदस्य का विशेष मताधिकार है, बजट पर नियंत्रण करना है, महासचिव की नियुक्ति करना है, तो ये महासभा को भंग करना होता है। तो बता सकते हैं वीटो पावर का क्या अधिकार होता है, ठीक है। चलिए जिसे भी आता आंसर दीजिए। मुझे लगता है अनुमान सभी बच्चों ने इसका आंसर दिया होगा। तो इसका जो सही उत्तर है, स्थायी सदस्य का विशेष ये मताधिकारी होता है, क्योंकि वीटो पावर का हमेशा जो अर्थ लगाया जाता है या होता है, सुरक्षा परिषद का कोई भी स्थायी सदस्य, जैसे अमेरिका हो गया, या फिर कहें मैंने रूस की बात करी थी, चीन की बात करी थी, ब्रिटेन की बात करी थी, फ्रांस की बात करी थी, यदि कोई प्रस्ताव पारित होता है तो प्रस्ताव के खिलाफ वोट करता है, तो वो प्रस्ताव हमेशा, चाहे मान लीजिए
10 जो अस्थायी सदस्य हैं अगर वो भी किसी मसौदे पर या वोटिंग कर देते हैं और उसमें से 4 सदस्य भी वोटिंग कर देते हैं स्थायी सदस्य, अगर एक सदस्य अगर उसमें क्रॉस वोटिंग कर देता है तो वो पूरी तरीके से वो प्रस्ताव कि क्या होता है निरस्त हो जाता है। प्रस्ताव के खिलाफ अगर वोट प्रस्ताव करता है तो वो प्रस्ताव क्या होता है, ये पारित नहीं हो सकता है, भले ही सभी देश उसके क्यों न पक्ष में हो। ये शक्ति स्थायी सदस्यों को विशेष रूप से देती है, ये याद रखिएगा, ताकि क्या है विश्व की बड़ी शक्तियाँ जो संगठन है तो उसमें सहयोग बना रहे। और जो बेसिकली हम बात करें तो वीटो पावर होती है, इसकी आलोचना भी होती रहती है, कई बार इसकी आलोचना हो चुकी है और ये कहीं ना कहीं वैश्विक जो निर्णय होती हैं उनमें भी कहीं ना कहीं ये बाधा उत्पन्न करती हैं। देखिए मान लीजिए 14 टोटल मेंबरान 14 हैं, 14 में अगर किसी प्रस्ताव को लेते पूरे 14 जो 15 देशों के जो सदस्य हैं वो सहमत हैं, 14 देश हैं और एक व्यक्ति उसमें असहमत होता है तो क्या करता है वो वीटो पावर वो पूरा प्रस्ताव ही निरस्त हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर 56वें नंबर के प्रश्न की आप देख पा रहे होंगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा की नियमित बैठक किस महीने में होती है? जनवरी, मार्च, सितंबर, दिसंबर। तो बता सकते हैं किस महीने में होती है। मैं ये आश्वस्त हूँ जिस बच्चे ने इन प्रश्नों को, या कहीं मैं कह रहा हूँ कि इस टॉपिक को जिसने विस्तार पूर्वक देखा होगा तो निश्चित रूप में ये प्रश्नों को वो कभी भी गिव अप नहीं कर सकता है, मैं ये मान के चलिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपके सितंबर माह में होती है। तो जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो मैंने कहा ना कि नियमित बैठक कितने महीने में होती है, तो मैंने ये कहा कि जब हर वर्ष में ये क्या होती है, ये जो सितंबर के जो तीसरा मंगलवार होता है, याद रखिएगा इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि पूछा जाएगा कि जो महासभा संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो नियमित बैठक होती है किस महीने होती है और किस महीने के किस वार को होती है, क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होना चाहिए। ये जो सितंबर जो होता है, सितंबर का जो तीसरा जो सप्ताह होता है उसके मंगलवार में इसमें न्यूयॉर्क में क्या होती है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की ये बैठक आयोजित होती है। इस अवसर पर जैसे मैं कहूँ जितने भी वैश्विक शक्ति के जो ये विश्व के सभी जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, सभी देशों के जो बेसिकली हमारे देश के जो राष्ट्राध्यक्ष के रूप में अगर हम कहें प्रधानमंत्री हमेशा दौरा करते हैं, तो इसी तरीके से हर राष्ट्र के जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं उनके जो प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं। और UNGA जो सेशन होता है, ठीक है, याद रखिएगा UNGA एक सेशन होता है, उस सेशन में हमेशा हर कोई अपने अपने भाषणों को यहाँ पर देता है, सभी को यहाँ पर भाषण देने का क्या दिया जाता है, ये शुरुआत होने से पूर्व, ये जब ये संयुक्त राष्ट्र महासभा की जब बैठक होती है उससे पूर्व ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें हर देश को क्या किया जाता है, उसके वैश्विक स्तर पर मुद्दों पर बड़े बड़े भाषण यहाँ पर दिए जाते हैं, वो अपनी भाषाओं पर दिए जा सकते हैं। तो यह देखिएगा, ठीक है। अब 57वें नंबर का प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं। तो 57वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? 45, 50, 51, 55। तो बता सकते हैं कितने देशों ने इसमें हस्ताक्षर किए थे दोस्तों। तो जिसे भी आता है वो बेझिझक होकर इसका आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर मैं आपके सामने रखूँ, अगर आपने दे दिया तो आपके बी ऑप्शन 50 देशों ने। और लेकिन बाद में क्या हुआ था, एक देश पोलैंड इसमें जुड़ा था, याद रखिएगा। तो उस समय 51 हो गए थे। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या बना, तो जो जिसमें हस्ताक्षर हुए थे तो हम यहाँ पर हम 50 ही कहेंगे, क्योंकि बाद में जिसमें ये तमाम चीज़ें हुई तो उसके बाद वो पोलैंड आए तो फिर उसने भी इसमें हस्ताक्षर किए। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ संयुक्त राष्ट्र जो चार्टर था, चार्टर में कितने देशों ने किए, तो ये जो चार्टर में था 26 जून 1945 की बात कर रहा हूँ। तो डेट याद लिख लीजिए, 26 जून 1945 को क्या हुआ था, सैन फ्रांसिस्को में 50 देशों का यहाँ पर देशों ने क्या है इसमें हस्ताक्षर किए। और लेकिन बाद में क्या, पोलैंड इस सम्मेलन में मौजूद नहीं था, लेकिन उसे बाद में इसमें हस्ताक्षर कर। देखिए जब ये सभा हुई थी, जब सैन फ्रांसिस्को में इसका आयोजन किया गया था, तो उसमें 85 देश उसमें पहुंच पाए थे। तो 50 देशों ने उसमें हस्ताक्षर किए। फिर बाद में जब इसके जो राष्ट्राध्यक्ष हैं या उसके प्रतिनिधि जब संयुक्त राष्ट्र में पहुंचे होंगे तो उसके बाद उसमें जो हस्ताक्षर इनके भी करा दिए थे, तो टोटल 51 हो जाते। तो उस समय जिसमें प्रेजेंट टाइम पे 85 लोग उसमें मौजूद थे, ठीक है, और बाद में उसमें हस्ताक्षर करा लिए थे। इस प्रकार अगर मैं कहूँ जो संस्थापक देशों की जो संख्या बन जाती है तो वो आपकी कितने बन जाती है,
51 बन जाती है। ठीक है, यह देखिएगा संस्थापक देशों की संख्या की अगर पूछी जाएगी तो 51 है। हस्ताक्षर जो किए गए थे 50 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 58 नंबर का प्रश्न आपके सामने रखने जा रहा हूँ, इसको बड़े ध्यानपूर्वक से देखिएगा। संयुक्त राष्ट्र का आधिकारिक स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी मैंने कुछ आपको बताया था कि इसका स्थापना दिवस के बारे में, यहाँ पर मैंने इसके डेट भी मेंशन करी थी। अगर आपको डेट पता है तो बताइए। तो 24, 26, 15 या 1। तो यहाँ पर मंथ है अक्टूबर, नवंबर, अक्टूबर, जून, अगस्त, जनवरी। तो दोस्तों आप सभी को पता है 24 अक्टूबर को ये क्या बनाया जाता है, इसका जो ये संयुक्त राष्ट्र डे के रूप में से बनाया जाता है। तो 24 फरवरी 1945 का वो साल जिसमें संयुक्त राष्ट्र का आधिकारिक रूप में ये अस्तित्व में आया था, और इसी दिन को चार्टर जो राष्ट्र चार्टर लागू उसमें हुआ था। और हर वर्ष अगर मैं बात करूं तो आपको 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे के रूप में हम मनाते हैं इसको। ये जो दिन है, ये अगर मैं कहूँ अभी 24 अक्टूबर आने वाली है, हम इसी महीने में रन कर रहे हैं। तो इस दिन संगठन की उपलब्धियों और उसके जो उद्देश्य हैं उनको याद किया जाता है और उसके रूप में उसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो याद रखिएगा। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे 59 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक उपलब्धि कौन सी है, ये आपको बताना है। ठीक है, कौन सी उपलब्धि है? तो शीत युद्ध रोकना था, उपनिवेश समाप्त करने में मदद करना था, केवल मानव अधिकार लागू करना था, या केवल आर्थिक सहयोग बढ़ाना था। तो क्या हो सकता है? जितने भी बच्चे इसे देख रहे हैं तो मैं आपसे ये निश्चित रूप में आशा करूंगा कि आप इसे शानदार तरीके से बताओगे। चलिए बताइए दोस्तों, जिसे भी आता है बताइए, बेझिझक होकर बताइए। तो इसका जो सही उत्तर है अगर मैं आपको बताऊं तो इसका अब आप लोगों ने पिक कर लिया होगा, तो मैं बता देता हूँ कि ऑप्शन बी उपनिवेशवाद समाप्त करने में मदद की थी। ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी। अब संयुक्त राष्ट्र की जो सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक उपलब्धि क्या कहते हैं कि जो उपनिवेशवाद था इसका इसने अंत करा था। साल था 1945 में जब ये संगठन की स्थापना हुई, तब एशिया और साथ ही अफ्रीका के कई ऐसे उपनिवेशी देश थे जिसने संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों से इन्हें स्वतंत्रता मिली। या किसके रूप में मिले? जो संयुक्त राष्ट्र ने जब प्रयास किया तो इन देशों में कहीं ना कहीं स्वतंत्रता मिली। और न्याय परिषद का भी कहीं ना कहीं उद्देश्य यही था कि भैया जो भी इस का मनाने का जो मेन उद्देश्य यही था कि भैया उपनिवेश क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाना था और स्वतंत्रता उनको स्वतंत्र रूप में उन्हें बनाना था। साल आता है 1960 की, अगर मैं बात करूँ ईयर ऑफ द अफ्रीका इसे कहा जाता है। 1960 को किस रूप में संयुक्त राष्ट्र में इसे संबोधित किया जाता है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि ईयर ऑफ या कहे एशिया इसे कहा जाता है, क्योंकि इस वर्ष अगर मैं बात करूं आपसे ना दोस्तों, तो संयुक्त राष्ट्र के मध्य से कई अफ्रीकी देशों में स्वतंत्रता मिली थी। तो इसीलिए इसे कहा जाता है ईयर ऑफ एशिया के रूप में जाना था। 1960 को अगर मैं बात करूं 1960 का ये दिन है। तो ये कई चीज़ें आपको समझ में आई ना। अगर आप ये प्रश्नों को अगर आप सीधे बनाते हुए चलते तो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इससे बनने वाले जो प्रश्न हैं, जो इससे जो रिलेटेड जो क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो आपके कहीं ना कहीं ओझल हो जाते हैं। तो 60वें नंबर के प्रश्न की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। यह कहता है कि संयुक्त राष्ट्र परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? 10, 12, 15, 20। आई थिंक मैंने अभी पूरा ही बता दिया था कि आपके टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 आपके स्थायी होते हैं, 10 आपके अस्थायी सदस्य होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने पूर्व में सब कुछ बता दिया था कि भैया 15 सदस्य होते हैं, 5 सदस्य कौन होते हैं? अमेरिका हो गया, रूस हो गया, चीन हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस होते हैं। और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 10 अस्थायी सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। ये साल 1965 में इसे लागू किया गया था। इससे पहले अगर मैं कहूँ तो उसमें कुल 11 सदस्य होते थे। सुरक्षा परिषद का ये वो बहुत अभिन्न अंग हुआ करते थे। युद्ध और शांति संबंधित ये त्वरित प्रभावशाली निर्णय उसमें ये लिया करते थे। ठीक है, अब इस श्रृंखला का मैं अभी अंतिम प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 61 नंबर का प्रश्न, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव कितने समय के लिए होता है? तो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर दिया है। मैंने अभी आपको बताया था कि 2 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, 2 वर्षों के लिए इनका होता है, क्योंकि महासभा की जब मैं बात करता हूँ तो संयुक्त जो राष्ट्र की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो सदस्य देश होते हैं उनको चुना जाता है, जिनको भौगोलिक जो विविधता होती है ना, याद देखिएगा, इसे किसी को भी नहीं चुना जाता है कि उसको चुनने का भी एक विधान है, जिसकी जो भौगोलिक विविधता होती है ना उसको ध्यान में रखकर इसको चुना जाता है, ताकि जो जितने भी उपमहाद्वीप हैं या महाद्वीप हैं
उनका भी कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व यहाँ पर बना रहे और देश तुरंत दूसरी बार लगातार ये निर्वाचित नहीं हो सकता। तो इस तरीके से तमाम कंडीशन आती हैं दोस्तों, ठीक है। आई थिंक मुझे लगता है कि यहाँ तक के क्वेश्चन आपको रोचक लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे होंगे तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करेंगे। तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।